नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। हम आईपीएल अड्डे पर हैं और मेरे सहयोगी शुभायन है मेरे साथ, अनूप है हमारे साथ। और आज हम जिस टीम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। कहानी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये वो टीम है जिसने पिछले साल आईपीएल का प्लेऑफ खेला था, खिताब जीतने के काफ़ी करीब पहुंची थी, लेकिन जिन 11-12 खिलाड़ियों की बदौलत उसने वहां तक का सफ़र तय किया था, इस बार जब मेगा ऑक्शन हुआ तो उसमें आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों को उसने दिखा दिया ठेंगा। अब वही खिलाड़ी दूसरी टीमों में जाकर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और फिलहाल जिस टीम की कहानी हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है मुश्किल में। वो टीम कौन सी है और आज का मैच उसके लिए कितना क्रूशियल है, ये शुभायन बताएंगे। शुभायन बताइए। आपने तो सब साफ ही कर दिया। दिल्ली कैपिटल्स ही है वो टीम और इनका आज बहुत बड़ा मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ। डू और डाई मैच जिसको बोलते हैं, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, कोलकाता के लिए भी है। बट दिल्ली की बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 साल में जब से श्रेयस अय्यर कप्तान बने थे, गौतम गंभीर से कप्तानी उन्होंने ली थी, रिकी पॉन्टिंग आए थे उस कैंप में, उसके बाद से टीम के अंदर एक अलग ही एक रिवोल्यूशन आया है। उस टीम ने बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट किया। जो टीम 6ठे-7वें पे फिनिश करती थी वो टॉप 4 फिनिश करने लगी, प्ले ऑफ में गई लगातार। बट आपने जैसे बोला, जिन प्लेयर्स के वजह से वो गई थी ऑप्शन में रिटेन नहीं कर पाए, ऑप्शन में वापस नहीं खरीद पाए, कुछ प्लेयर्स खरीद पाए, बट जो उनके मेन प्लेयर्स थे जिनकी वजह से वो लोग इतनी कामयाबी इन्होंने हासिल की थी लास्ट 2-3 सीजन्स में, वो प्लेयर अभी नहीं है। चाहे वो कगिसो रबाडा हो, चाहे वो उनके ओपनर हो शिखर धवन हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर खुद हो, तो मिसिंग है प्लेयर और उनकी कमी खल रही है। बैटिंग में भी नहीं, बॉलिंग में भी नहीं, फील्डिंग में भी। फील्डिंग भी इस साल दिल्ली कैपिटल्स की उतनी खास नहीं रही है और ऋषभ पंत की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या वो श्रेयस अय्यर जैसे कप्तान है, उतने अच्छे कप्तानी की जो एक एबिलिटी होती है वो रखते हैं। बट मैं ऋषभ पंत अभी काफ़ी यंग है, तो एज अ कैप्टन इज़ एज गुड एज इस टीम, मैं यही बोलूँगा। बट दिल्ली कैपिटल्स, जी हाँ बिल्कुल, जो प्लेयर्स उन्होंने गंवाए हैं वो दूसरे टीम्स में जाकर बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बट क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने बचे कुचे जो जितने भी प्लेयर्स उन्होंने इस साल खरीदे हैं उससे क्या जीत का एक सिलसिला स्टार्ट कर पाएगी, वो ही आज के डिस्कशन में भी बात होगी और आज के मैच में भी वो हम देखेंगे। अनूप, हम लोग बचपन से हिंदी में कहावत सुनते आ रहे हैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो आपको नहीं लगता कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली? जिन प्लेयर्स ने आपको ले जाकर प्लेऑफ तक पहुंचाया, आप उन प्लेयर्स को जब रिटेन करते हैं, ठीक है, रूल कहता है कि 4 ही प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, आपकी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन आप उसका जो कैलकुलेशन करते हैं, उसकी जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो तो बिल्कुल फेल दिख रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से फेल है। और आप देखिए, अगर आप दिल्ली की टीम पे अगर आप नज़र डालेंगे तो जो उनके ओपनर्स हैं, सिर्फ एक डेविड वार्नर मैं जिनको कहूँगा जो रिलायबल है और जो अच्छे टच में दिख रहे हैं। पृथ्वी शॉ को अगर आप देखें तो अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, बट स्टिल वो एक बड़ी इनिंग्स की जो एक ज़रूरत होती है, एक एंकर रोल जिसे कहते हैं ना, कि आप अंतिम 20 ओवर तक एक प्लेयर होता है खेलने वाला, दिल्ली बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है उनको। और मिडिल ऑर्डर तो बिल्कुल खाली है। आप ये देखिए, अगर ललित यादव जैसे प्लेयर को आप जो है विश्वास करेंगे उन पे, अगर मिडिल ऑर्डर और मैच फिनिश करने के लिए बहुत ज़्यादा एक अनुभव की ज़रूरत होती है। और रोमन पॉवेल जो है वो कैरेबियन में अच्छा खेलते हैं, उन्होंने इंडिया के खिलाफ सीरीज़ में अच्छा खेला, बट वो इतने आप उन पे विश्वास नहीं कर सकते उस तरीके से। और हमने देख लिया है, वो उन्होंने पिछले मैच में उन्होंने रन करे, लेकिन वो जिस तरह के रन थे वो टीम के काम नहीं आए हैं वो अभी तक। हम लोग इस अड्डे पर पहले बात भी कर चुके हैं कि जो कैरेबियन प्लेयर्स हैं ये मौज मस्ती के लिए तो अच्छे हैं, टीम में एक फन एलिमेंट ले आते हैं, टीम में एक एग्रेशन लेकर आते हैं, लेकिन कितने रिलायबल हैं, उनका कमिटमेंट कितना है, ये इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक बात मुझे ये बताइए शुभायन, अनूप ने कहा कि पृथ्वी शॉ भी टच में नहीं दिख रहे हैं। अब मज़ेदार बात यह है कि वो जो 4 प्लेयर रिटेन किए गए हैं उसमें पृथ्वी शॉ नहीं है जो थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बाकी तो बहुत ही और बुरा हाल है। अगर डेटा देख लें हम लोग तो कुछ हद तक उन्होंने पैसा वसूल कराया है अपने मालिकों का, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने 7 मैच में 254 रन बनाए हैं। उनकी एवरेज है 36.28 की और स्ट्राइक रेट 164.93 का है, यानी फिर भी भले ही वो अपने पूरे रंग में नहीं है जिस तरह से पिछले सीजन में थे, लेकिन बेटर है। उसके अलावा जो प्लेयर्स हैं, आप अगर देखिए, अक्षर पटेल 7 में इस मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 3 विकेट उनको मिला है। नॉर्खे सिर्फ 1 मैच खेल पाए हैं, और जो ऋषभ पंत पर तो आप बात कर ही चुके हैं। तो ये जो 4 प्लेयर रिटेन किए गए उसमें से क्या सोचकर रिटेन किया गया? क्या पिछले साल का जो डेटा था, जो परफॉर्मेंस थी ऋषभ पंत और शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की, उस तरह से कुछ हुआ या हुआ क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है गड़बड़ हो गई? गड़बड़ तो देखिए,
थोड़ा सा मैं दिल्ली कैपिटल्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा एक एडवांटेज दूंगा कि आप सब प्लेयर्स रिटेन नहीं कर सकते, जैसे कि आपने कहा सिर्फ 4 ही प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ से मैं स्टार्ट करूंगा, धमाकेदार बल्लेबाज है, जब अपने लय में खेलते हैं तो मतलब 6 ओवर में ही मैच ओपोनेंट से दूर ले जा सकते हैं, और उन्होंने 1-2 मैचेस में किया भी है अभी भी। पृथ्वी शॉ फ्यूचर है इंडियन क्रिकेट के। T20 में वीरेंद्र सहवाग के बाद ऐसा इम्पैक्ट डालने वाला प्लेयर अगर पृथ्वी शॉ रहते, हम भी सहवाग के टाइम पे बोलते थे कि सहवाग अगर 10-12 ओवर खेल गए ओडीआई के पावर प्ले में तो मैच हमारे कब्जे में आ जाएगा, तो वही इम्पैक्ट पृथ्वी शॉ डाल सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि पृथ्वी शॉ पे उन्होंने क्यों रिटेंशन वाला दाव खेला था। और आपने जो नंबर्स बताए 200 से 240 के आसपास रन है इस सीजन, तो इम्पैक्ट मैं बोलूँगा उनका है, क्योंकि स्ट्राइक रेट जो है उनका 160 वाला वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है, और पावर प्ले में अगर वो डैमेज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने किया भी है, तो टीम ऑटोमेटिकली एडवांटेजियस पोजीशन में आ जाती है। जैसे अनूप ने कहा कि इनके मिडिल ऑर्डर में ललित यादव को आप डायरेक्ट श्रेयस अय्यर ललित यादव को रिप्लेस कर दिए। श्रेयस अय्यर जो कि उनके टॉप स्कोरर थे पिछले साल, तो वहाँ पे आपको कमी तो क्वालिटी में कमी बिल्कुल खलेगी, और वो खल भी रही है। अक्षर पटेल मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग है, अक्षर पटेल ने इस सीज़न अपना जो डोमिनेशन था लास्ट ईयर बॉलिंग में, सबसे डिस्ट्रक्टिव बॉलर थे, 6-6.5 की इकॉनमी थी, रन्स भी बना रहे थे निचले क्रम में आके, बट इस सीज़न अक्षर पटेल बिल्कुल ही ऑफ कलर लग रहे हैं। बिल्कुल। शायद रविचंद्रन अश्विन का साथ उनके साथ नहीं है इस सीज़न में भी, उसी की वजह से शायद, और कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है। कुलदीप और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है प्यारे अक्षर। बिल्कुल, और वही बात है कि जो उनका ग्रोथ रहा है लास्ट सीजन से, अगर हम देखें कि आईपीएल में अच्छा किया, टेस्ट टीम में इंग्लैंड को अकेले ही उन्होंने पूरे टेस्ट सीरीज में हरा दिया, तो अक्षर पटेल का जो ग्रोथ था वो बहुत इमेंस था। तो ये आईपीएल में अक्षर पटेल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत ही सरप्राइजिंग है। तीसरे प्लेयर ऋषभ पंत, कैप्टनसी का दबाव, वो भी अपने लय में नजर नहीं आ रहे, वीक मिडिल ऑर्डर, तो वो सब कुछ आके ऋषभ पंत के कंधों पर आ जा रहा है कि जब भी ऋषभ पंत आ रहे हैं तो हम लोग दिल्ली में जितने भी रहने वाले लोग हैं बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत ही हमारा मसीह है, बट वो केस नहीं होता हमेशा, स्पेशली T20 क्रिकेट में। और ऋषभ पंत भी इस बार बहुत ऑफ कलर लग रहे हैं। वो जो उनका जो आपने हमारे चर्चा में भी बोला था पहले कि ऋषभ पंत ऐसे बल्लेबाज है, आप जाओ बोलो उनको 6 बॉल पे 6 छक्के मारने, वहीं पे उसका असली जो क्वालिटी है, असली टैलेंट है, वहीं पे नजर आएगा। चौथा प्लेयर है एंड्रिक नोकिया, सेम मुंबई इंडियंस ने जो बेट लिया था जोफ्रा आर्चर के साथ, जोफ्रा का तो पता था कि वो नहीं खेलेंगे, एंड्रिक नोकिया पे दिल्ली कैपिटल्स ने दाव लिया। ये स्ट्रेट फेस ऑफ था, कागिसो रबाडा या एंड्रिक नोकिया। कागिसो रबाडा का डिप हुआ है लास्ट के 2 सीजन में, थोड़ा सा विकेट्स भी कम आ रहे थे, इकॉनमी भी उनकी 9-9.5 के आसपास चली गई थी, और एंड्रिक नोकिया लास्ट सीजन में जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे, 150 बैट पे मार रहे थे, टफ हो रहा था उनको खेलना, जो कि इस सीजन उमरान मलिक कर रहे हैं, वो सेम चीज़ एंड्रिक नोकिया लास्ट 2 सीजन में कागिसो रबाडा के साथ करते हुए आ रहे थे, और उस अटैक में आवेश खान भी थे। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन के जो टीम खेल रही थी दिल्ली की, खास बात लास्ट 2-3 सीजन में उनका ग्रोथ इतना अच्छा क्यों रहा है, क्योंकि उनका इंडियन कोर काफ़ी अच्छा था, उनके जो 4 ओवरसीज प्लेयर थे माइनस स्टीव स्मिथ मैं बोलूँगा लास्ट सीजन का, वो काफ़ी अच्छे थे, तो उसी की वजह से इम्पैक्ट कर पाई। तो इस 4 प्लेयर्स का फेलियर का, पृथ्वी शॉ को हटा के इन 3 प्लेयर्स के फेलियर का मेजर रीज़न यही है कि शायद सपोर्ट नहीं है, शायद वो जो कैंप में एनवायरनमेंट था लास्ट 3-4 सीजन से, वो इस सीज़न नहीं बन पा रहे, और प्लस कोविड का इफेक्ट तो हुआ ही है। बिल्कुल। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि कैसे दिल्ली की टीम पिछले सीज़न में खिताब के काफ़ी करीब पहुंची थी, और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो क्वालिफाइंग मैच वो हारे थे 3 विकेट से, माफ़ कीजिए, उसका प्लेइंग 11 आपको बताता हूँ। उस मैच में पृथ्वी साफ थे, शिखर धवन, मार्कस स्टॉइनिस, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरॉन हेटमेयर, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कागिसो रबाडा, आवेश खान, एंड्रिक नोकिया। अब इन 11 खिलाड़ियों में से आप देखिए कौन कौन से खिलाड़ी इस बार टीम में नहीं हैं और जिस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, और उनमें से हर खिलाड़ी पर अलग अलग से बात करते हैं। श्रेयस अय्यर, अनूप, आपको लगता है कि जिस तरह की फॉर्म में वो है और जिस तरह की मैच्योरिटी उनके अंदर धीरे धीरे आ रही थी, आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा लूज रहा दिल्ली के लिए? सर बहुत बड़ा लूज़ है ये सच में। कोई देखिए, आप अभी दिल्ली की टीम को देखिए, कोई ऐसा प्लेयर उसमें नज़र आता है जो एंकर कर सके 20 ओवर तक, जो आखिर तक खेल सके। पृथ्वी शॉ अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन वो आते हैं और चले जाते हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं। डेविड वार्नर भी कुछ हद तक वैसे प्लेयर हैं। आप मतलब बहुत टाइम से, मतलब पिछले सीजन में भी मैंने नहीं देखा कि डेविड वार्नर जो है एंकर करते हुए ले गए हों। थोड़ा खेल बदला है और रोल भी बदल जाता है, जब टीम में आप आते हैं किसी टीम में तो अलग अंदाज बदल जाता है। तो श्रेयस अय्यर जो नंबर 3 का जो प्लेयर था, जहाँ पे वो अभी सरफराज अहमद को खिला रहे हैं, आई गेस वहाँ पे उनको खिला रहे हैं, या फिर अभी मिच मार्श को वो मौका देने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन उसके बाद उनको कोविड हो गया, एक मैच में वो फ्लॉप रहे।
तो मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर एक ऐसे खिलाड़ी थे और सबसे अहम खिलाड़ी थे दिल्ली के जो उन्होंने छोड़ दिए। ठीक है, मान लिया कि उनको ठीक है आपको कप्तानी नहीं करानी थी, लेकिन अगर आप उनको टीम में रखते किसी तरह, उनको अपने साथ रखते तो बहुत फ़ायदा होता दिल्ली को। शिमरॉन हेटमेयर की बात करनी चाहिए शुभायन, क्योंकि मुझे पर्सनली जो ये लॉट है इस वक्त कैरेबियन क्रिकेटर्स का जो लीग में खेल रहा है आईपीएल में, उसमें अगर मैं शिमरॉन हेटमेयर को देखता हूँ तो मुझे वो एक ऐसे खिलाड़ी लगते हैं जो मैच की नज़ाकत को समझते हुए बल्लेबाजी करते हैं। वो आपके पहले बॉल से हिट करना भी जानते हैं, ज़रूरत पड़े तो शुरुआत में 7-8 गेंदों पर रुक कर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। उनको जो छोड़ना कह लीजिए या उनको छोड़ना पड़ा कह लीजिए, दोनों ही सिचुएशन में फैक्ट तो यही है कि शिमरॉन हेटमेयर दिल्ली के साथ नहीं है। कितना बड़ा नुकसान है इस सीजन? आप राजस्थान रॉयल्स से पूछिए कि कितना बड़ा नुकसान है शिमरन हेटमेयर। इस सीजन हम लोगों ने दिनेश कार्तिक की काफ़ी तारीफ की कि स्ट्राइक रेट ज़बरदस्त है, आके मैचेस जिता रहे हैं। शिमरन हेटमेयर का स्ट्राइक रेट दिनेश कार्तिक से भी ज़्यादा है। इस सीजन आईपीएल में 16 से 20 ओवर के बीच में शिमरन हेटमेयर का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, 270 के आसपास है। तो वो इम्पैक्ट 270 मतलब 3 रन, एक बॉल में 3 रन आप बना रहे हो, वो इम्पैक्ट मतलब लाजवाब है। और राजस्थान रॉयल्स इसका फ़ायदा उठा रही है। इस बार दिल्ली कैपिटल्स ने शिमरन हेटमेयर को छोड़ दिया बोल के कि इनकन्सिस्टेंट है। तो लास्ट सीजन हालांकि अच्छा किया था उन्होंने, बट उससे पहले इनकन्सिस्टेंट रहे थे। तो शायद दिल्ली कैपिटल्स ने ये सोचा होगा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस प्लेयर देखते हैं नीचे। हालांकि वो रॉबमन पावेल पे ही गए अल्टीमेटली उस फिनिशर रोल के लिए, जो कि मैं समझूंगा रॉबमन और भी थोड़े से रॉ है इस आईपीएल लेवल के लिए, वो दिख भी रहा है इस सीजन। शिमरन हेटमेयर बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि काफ़ी सालों से आईपीएल के इकोसिस्टम में, वेस्ट इंडीज़ में हालांकि वो अभी कुछ महीनों के लिए बाहर हो गए थे फिटनेस टेस्ट फेल करने के बाद, वो पर उनको दिख रहा है अभी। अब जब आप शिमरन हेटमेयर को देख रहे हो, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। और वो जो हंगर दिनेश कार्तिक, शिमरन हेटमेयर, राहुल तेवतिया, वो जो लास्ट में आके जो फिनिश करते हैं उसका मज़ा कुछ और ही है। और मतलब मैं बोलूँगा कि थोड़े से क्रैकहेड भी होना पड़ता है ऐसे बल्लेबाजों को कि लास्ट में आके आपको 8-10 गेंदें मिल रही है, आपको 30 रन 40 रन बना रहे हैं। तो वो क्रैकहेड आई थिंक शिमरन हेटमेयर अच्छा बैट होता दिल्ली कैपिटल्स के। जबकि आपके ऋषभ पंत पे अगर आप बोल रहे हो कि श्रेयस अय्यर को हम रिटेन नहीं कर पाए, उनको कैप्टनसी चाहिए थी, हम कोलकाता नाइट राइडर्स के पास वो चले गए, ठीक है। ऋषभ पंत को अगर आप थोड़ा सा ऊपर खिलाना चाहते हो तो मेरे हिसाब से शिमरन हेटमेयर अगर 5-6 करोड़ भी खर्चा करते ऑक्शन के टाइम पे, शिमरन हेटमेयर को लेते तो रॉबमन पावेल से डेफिनेटली बेटर रहेगा। बिल्कुल सही बात है। और जिन दो खिलाड़ियों की भी हमने बात की, श्रेयस अय्यर और शिमरॉन हेटमेयर, उनका आपको इस सीज़न में परफॉर्मेंस बता देते हैं। श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 8 मैच में 248 रन बना चुके हैं और शिमरॉन हेटमेयर 8 मैच में 227 रन बना चुके हैं। लेकिन हेटमेयर के 227 रन इसलिए ज़्यादा कीमती हैं, जिसकी तरफ इशारा शुभायन भी कर रहे थे, कि उनकी स्ट्राइक रेट 171.96 यानी 171.96 की है। और हम हमेशा इस पर बात करते हैं कि जो T20 का फॉर्मेट है उसमें जो एट पार स्ट्राइक रेट है वो 150 के आसपास की होती है। अगर आप 150 के आसपास की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप जितने भी रन बना रहे हैं वो टीम के आपके लिए बेशकीमती रन है। आर अश्विन क्या कहेंगे अनूप, क्योंकि आर अश्विन तो मतलब वो तो आईपीएल में साल दर साल उन्होंने साबित किया है कि वो किस तरह के खिलाड़ी हैं, किस तरह के गेंदबाज हैं। और जो वो थिंकिंग क्रिकेटर का एक टैग होता है ना, एक तो होता है कि गए जैसे अभी शुभायन ने क्रैक माइंड कहा कि वो जाके 10 बॉल पर 40 रन बनाने हैं, लेकिन वो दिमाग में है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं ट्राई करूँगा कम से कम। आर अश्विन भी ऐसे हैं कि अगर आखिरी ओवर में 2 रन डिफेंड करने हैं या 3 रन डिफेंड करने हैं तो वो ये नहीं सोचेंगे कि हाय मैं कैसे करूँगा, वो ये सोचेंगे कि मुझे ये करना है। जी, बड़ा लॉस वो भी रहा एक तरीके से। जी बहुत बड़ा लॉस है सर। आप ये देखें कि आर अश्विन वो खिलाड़ी थे जो विकेट लेता नहीं, अगर विकेट वो नहीं लेते तो दूसरे खिलाड़ी को विकेट दिलवाते हैं। आप देखिए अभी अब युजवेंद्र चहल जो इतना सफल हो रहे हैं, वो शायद हमेशा कहा जाता है कि गेंदबाज जो है पेयर्स में शिकार करते हैं, हमेशा जो है जोड़ों में शिकार करते हैं। और इस बार जो है अक्षर पटेल का जो खराब परफॉर्मेंस है वो इसलिए है क्योंकि इस बार आर अश्विन नहीं है उनके साथ। देखिए अगर आपकी टीम में कोई एक ऐसा गेंदबाज हो जो दबाव बनाता है तो दूसरी ओर से जो है विकेट मिलते हैं किसी भी बॉलर को। और अक्षर पटेल के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं कि खेल जा रहे हैं, उनको खेल जा रहे हैं। अब जो है आर अश्विन के ना होने की वजह से जो है अक्षर पटेल पे दबाव है और अक्षर पटेल अब विकेट भी नहीं ले पा रहे हैं। और साथ में अब जो है अब आप विकेट लेने की कोशिश करते हैं तो आपकी गेंदबाजी में आपकी जो लाइन लेंथ है वो ख़राब होती है, देन आप जो है रन खाते हैं। तो मेरे ख्याल से आर अश्विन, और आप देखिए बैटिंग है ना, बैटिंग देखिए, प्लस ओवरऑल अब एक कंप्लीट पैकेज है अश्विन। उनको पता है कि किस तरह से गेम चलाना है, किस खिलाड़ी के खिलाफ क्या रणनीति हो सकती है। उनको ऐसे एस्ट्रोनॉट नहीं कहा जाता, उनको एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। अश्विन का गेम सेंस
मेरे ख्याल से धोनी के बाद सबसे अच्छा मैं मानता हूँ। आर अश्विन, दरअसल जो बात अनूप कह रहे हैं कि आर अश्विन के मैदान में होने का मतलब सिर्फ विकेट लेना नहीं है। मैदान में अगर आप 20 ओवर बॉलिंग टीम की तरफ से मैदान में हैं तो 20 ओवर तक आपका दिमाग चलता रहे और वो हर एक बॉल पर 120 जो गेंदें हैं उसमें दिमाग चलता रहे और वो सोचते रहे कि क्या नया कर दें, क्या कुछ ऐसा कर दें कि टीम के काम आ जाए। हंटिंग पेयर्स बहुत सारे ऐसे भारत से लेकर पाकिस्तान से लेकर वर्ल्ड क्रिकेट में रहे। एक बॉलर विकेट पर बल्लेबाज पर दबाव बनाने का काम करता था और उस दबाव का फायदा दूसरे गेंदबाज को मिलता था, क्योंकि आप दोनों तरफ से उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। अगर स्पिनर्स में आप देख लें, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी भारत में बहुत फेमस रही। पाकिस्तान चले जाएं फास्ट बॉलर्स में तो इमरान खान सरफराज नवाज की जोड़ी बहुत फेमस रही, क्योंकि वहां पर बात 1 और 1 11 हो जाती है, 1 और 1 2 नहीं होती है। अब कगिसो रबादा वो कोई कैसे छोड़ सकता है शुभायन की, मतलब जो बॉलर डेथ ओवर का इतना स्पेशलिस्ट बॉलर हो और जिसको आप साल दर साल प्रूफ किया हो उसने अपने आप को, आप उसको कैसे छोड़ सकते हैं जब आप रिटेन कर सकते हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये बहुत आसान है कह देना कि 4 ही प्लेयर रिटेन कर सकते थे, लेकिन वो जो 4 प्लेयर आपने किए उसके पीछे लॉजिक क्या था और जिनको नहीं किया उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो कगिसो रबादा को रिटेन ना करने के पीछे कोई लॉजिक हो सकता है क्या? वही लॉजिक होगा जो टीम इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को लेकर गए थे और युजवेंद्र चहल को घर छोड़ गए थे। वही सेम लॉजिक है। मैं समझाऊंगा क्यों। एंड्रिक नोकिया लास्ट सीजन, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि इम्पैक्ट डाल रहे थे, खेलना मुश्किल हो रहा था, 150 की स्पीड से लगातार बॉलिंग कर रहे थे। वही कागिसो रबाडा का थोड़ा सा स्लाइड डिप आया था, 140 142 पे बॉल कर रहे थे। इकॉन में उनकी कम से कम 9 साढ़े 9 की हो गई थी, तो एक्सपेंसिव जा रहे थे। और कागिसो रबाडा का सब वही बोल रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो काफ़ी लोड आ गया है, साउथ अफ्रीका के सीनियर पेसर हैं, तो शायद वो लोड नहीं ले पा रहे हैं, उनका बॉलिंग ले पा रहे हैं, पेस गिर रही है, रन्स खा रहे हैं, वो यॉर्कर जो मारते थे वो नहीं आ रहे हैं। तो शायद कागिसो रबाडा का एक सीज़न खराब देख के दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी भावनाओं में बह गई और बोला नहीं एंड्रिक नोकिया को ही लेंगे। एंड्रिक नोकिया खराब रिटेंशन नहीं है, बट इंजरी उनकी इस बार काफ़ी अनफॉर्चुनेट हो गई है, तो इसलिए खेल भी नहीं पा रहे। एक मैच में खिलाया था, फिर रिकी पॉन्टिंग ने खुद ही बोला था कि हम लोग रश कर गए, हम लोग भी पैनिक कर गए। तो वो चीज़ अब पैनिक कर गए क्योंकि कागिसो रबाडा नहीं है आपके पास, आवेश खान नहीं है आपके पास, पेसर नहीं है। मुस्तफिजुर से आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आके वो आपको 4 विकेट 5 विकेट हर मैच में देंगे। आपके पास चेतन सकारिया है, बट चेतन सकारिया 140 145 वाले गेंदबाज नहीं है, तो आपके पास 140 45 वाले गेंदबाज कोई भी नहीं है इस सीजन। तो वहीं पे भी सफ़र कर रही है, जहाँ की सारी टीम 150 145 वाले गेंदबाजों को ढूंढ रही है, क्योंकि एक्सप्रेस पेस अभी ऑन द राइज है। T20 क्रिकेट में खेलना मुश्किल होता है एक्सप्रेस पेस। उमरान मलिक दिखा रहे हैं इस सीज़न कि एक्सप्रेस पेस खेलना कितना मुश्किल है। उसी के कारण मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल्स एंड्रिक नोकिया के पीछे गई, बट कागिसो रबाडा को नहीं लेना बहुत बड़ा लॉस है। आप नहीं छोड़ सकते ऐसे, जब आपके पास आप एंड्रिक नोकिया के पीछे जाते, मेरे हिसाब से कागिसो रबाडा से सस्ता होता वो बाई ऑक्शन पूल में। बट खैर, मिस रीडिंग बोलिए या उनकी ख़राब किस्मत बोलिए, बट कागिसो रबाडा को तो बिल्कुल नहीं। मतलब जो बॉलर इतने सीजन से पर्पल कैप विनर रहे हैं, इतने सीजन से प्रूवन परफॉर्मर है, प्रूवन एक्सपीरियंस का वैल्यू करना सीखना होगा। आपने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया बोल के कि हम ऋषभ पंत पे पंट खेलेंगे, अब हम उनको कैप्टन के लिए ग्रूम करेंगे। बट आपके पास जब रेडीमेड मटेरियल है, यंग है, इंडिया का नेक्स्ट फेज जिनको बोल रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग कंटेंडर्स है नेक्स्ट कैप्टनसी रेस में, उनको अगर आप छोड़ रहे हो और कागिसो रबाडा जैसे बॉलर को छोड़ रहे हो, तो आपका सीजन ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा। आपने दिल्ली कैपिटल्स की जो ऑक्शन टेबल पे लोग बैठे थे उनको डिफेंड करने की अच्छी कोशिश की। मैं भी इस पे एक सवाल का दूसरे हिस्से में भी आऊँगा, लेकिन अनूप मुझे ये बताओ कि मैं जितने प्लेयर्स की बात हम लोग कर रहे हैं ये सब तो छूट ही गए हैं। मतलब आप लिस्ट, मुझे लग रहा है कि सब क्या पूरा एक टीम लिस्ट ही खोल के बैठनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो आवेश खान भी बाकी हैं। और आवेश खान जो कि बहुत प्रोमिनेंट नए बॉलर्स में, अगर आप देखिए नए लॉट के जो बॉलर्स आए पिछले 4-5 साल में आईपीएल में जिन्होंने इम्प्रेस किया, उसमें से आवेश खान थे। 11 विकेट इस सीजन में भी ले चुके हैं, ये भी कोई छोटा मिस नहीं है सर, बड़ा मिस है काफ़ी। आप ये देखिए पिछली बार दिल्ली की ताकत क्या थी, उनके पास फायरी पेस बॉलर्स थे, उनके पास एक ऐसा ओपनर था जो लगातार 20 ओवर तक खेल सकता है, उनके पास मिडिल ऑर्डर में, और अगर आप मैच फिनिशिंग की बात करें तो उनके पास हिटमायर थे। तो आवेश खान को भी मिस करना, आप ये देखिए जो लगातार गेंदबाज 145 के ऊपर से बॉल करता हो वो कभी भी मैच से बाहर नहीं होता। और जब गौतम गंभीर ने उनको खरीदा था आवेश खान को, तो वो बहुत खुश थे, क्योंकि एक ऐसा इंडियन पेसर जो
145 से ऊपर करता हो। अभी सब उमरान मलिक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप आवेश खान उनसे कम नहीं है बिल्कुल भी। और आवेश को काफ़ी समय से जो है टीम इंडिया के जो है कैंप्स में रखा जा रहा है और उनको देखा जा रहा है। और आवेश खान को मिस करना दिल्ली पता नहीं कैसे चूक गई इतने बड़े प्लेयर को। मतलब बड़े प्लेयर हैं ये, आने वाले टाइम के प्लेयर हैं ये। और सबसे बड़ी बात, एक रबाडा में मैं एक बात कहना चाह रहा था कि दिल्ली एक चीज़ कहाँ मिस कर गई सर। एक पेस बॉलर होता है जिसका एक्शन थोड़ा इंजरी प्रोन होता है। एंड्रिक नॉर्किया का इंजरी प्रोन एक्शन है, आप देखिए। और एडम मिल जो बहुत तेज बॉल करते थे, वो भी 150 की स्पीड से बॉल करते थे, पर उनका भी इंजरी प्रोन एक्शन है। कगिसो रबाडा का इंजरी प्रोन एक्शन नहीं है। लोकी फर्गूसन का भी है, लेकिन उमरान मलिक का इंजरी प्रोन एक्शन नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने वाली बात होती है। और इतनी बड़ी टीम बैठी रहती है, तो मेरे ख्याल से ये भी शायद जोड़ना चाहिए बीच में कहीं ना कहीं। अनूप ने मेरा काम आसान कर दिया असल में। शुभान, मैं पूछना ही चाह रहा था कि आप लाख कह लो कि ये नहीं सोचा, शायद ऐसे कर लिया, शायद वैसे कर लिया। अरे भाई, जो चीज़ हमको आपको समझ में आ रही है, आपने क्रिकेट देखी है थोड़ी, आपने तो खेली भी है खैर काफ़ी हद तक, लेकिन हम अगर इतनी छोटी छोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, तो वहाँ जो बड़े बड़े लोग लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि कौन इंजरी प्रोन है, कौन इंजरी प्रोन नहीं है। या सिर्फ वो जाकर वहाँ भी दोस्ती यारी निभाई जाती है कि यार चलो इसको ले लेते हैं, अगली बार फिर ये वहाँ से ऐसे कर लेंगे, या कुछ ऐसा भी कुछ होता है क्या? दोस्ती यारी कभी कभार चल जाती है ऑक्शन पूल में। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल दोस्ती यारी नहीं चलती। आप जिनको जानते हो, अगर कोई हिडन टैलेंट है, आप उस प्लेयर को जानते हो, तो डेफिनेटली आप बोलोगे कि इसको कोई नहीं पिक करेगा, हम पिक करेंगे। तो थोड़ी बहुत चलती है, बट ऐसा नहीं है कि आप प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल ही छोड़ दो और अपने 11 के 11 से सिर्फ दोस्ती खिला रहे हो। बट आवेश खान पे बहुत अच्छी बात की कि डोमेस्टिक यंग पेसर उनको छोड़ना, मतलब डोमेस्टिक यंग पेसर। आप कुलदीप सेन को राजस्थान रॉयल्स मतलब कहाँ से उठा के लाइए, 150 पे बॉल कर रहा है बंदा। आप डोमेस्टिक पेसर्स अभी मतलब गोल्ड है, आईपीएल में गोल्ड है। अगर आप डोमेस्टिक पेसर छोड़ दोगे जो 145 140 कंसिस्टेंटली डाल रहे हो, वो तो लास्ट सीजन सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं हर्षल पटेल के बाद आवेश खान। तो आप मतलब गोल्ड माइन छोड़ रहे हो। अब भुगतेगी इसका वो खामियाजा। लखनऊ सुपर जायंट जाएगी टॉप 4 में अगर, तो दिल्ली कैपिटल्स को नुकसान होगा। बट आपने ऑक्शन पूल की बात की, मैं तो काफ़ी खफा हूँ। मैंने ट्विटर में बहुत बार रैंट भी किया है कि एनालिस्ट क्या करते हैं। एनालिस्ट बीबीएल के ओवररेटेड प्लेयर्स उठाते हैं, एनालिस्ट सीपीएल के ओवररेटेड प्लेयर्स उठाते हैं और उनको मतलब मौका देते हैं। इंडियन प्लेयर्स मतलब जिन्होंने इतने सारे रन बना रखे डोमेस्टिक में, पहले भी आईपीएल में परफॉर्म कर रखा है, उनको मौका ही नहीं मिलते। आप रॉबमन पावल को कंटिन्यूअस खिला रहे हो, दिल्ली कैपिटल्स कंटिन्यूअस खिला रहे हो। आपके पास चेतन सकारिया जैसे बॉलर भी है, आपके पास दूसरे बल्लेबाज भी है। आप सरफराज को नंबर 8 पे एक मैच में उतारा भी नहीं था। आप शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल को उतार रहे थे। और सरफराज खान के अगर आप रन, जस्ट आप जाइए गूगल में, सिर्फ टाइप कीजिए सरफराज खान ने इस सीजन कितने रन मारे, आपको उनके पेडिग्री का पता चल जाएगा। बट एनीवे, एनालिस्ट का काम है, वो लोग सिर्फ नंबर्स, मे बी वो लोग सिर्फ मैचेस नहीं देखते। इतना मैचेस देखने का काम स्काउट्स का होता है। मे बी स्काउट्स और एनालिस्ट के बीच में वो तालमेल नहीं है कि आप आके बोले। अगर आप बोल रहे हो कि सपोज फॉर एग्जांपल एक्स प्लेयर आके उसने तो 6.5 की इकॉनमी से गेंदबाजी किया, बैटिंग में आके भी उसने 10 बॉल में 20 रन बनाए, बट आपको सिचुएशन भी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे आ रहा है। वो 6.5 की इकॉनमी ऐसा भी हो सकता है कि बीच में बहुत 3 विकेट गिर गए, आपको कैप्टन ने बॉल दे दी, वो पार्ट टाइम स्पिनर आके भी 6.5 का एक टाइट ओवर निकाल के चला गया, उसका इकॉनमी 6.5 ही रहेगा, बट आपको पता नहीं चलेगा कि सिचुएशन क्या थी। बिल्कुल। तो वो सिचुएशन मतलब मैं बोलूँगा कि एनालिस्ट और स्काउटिंग ने बहुत अच्छा काम किया इस सीजन। काफ़ी टैलेंट भी दिख रहे हैं हमें डोमेस्टिक के, बट प्लीज़ ओवररेटेड बीबीएल प्लेयर्स को आप मत उठाइए, ओवररेटेड सीपीएल प्लेयर्स को आप मत उठाइए। अगर आपको उठाना भी है, आप खरीद भी रहे हो उनको, आप साइन भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आप उनको देखिए कि आप कौन से सिचुएशन में आके वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग कर रहे हैं। शेल्डन कॉटरेल को एक मैच में मार पड़ी थी 4 छक्के, राहुल तेवतिया ने खत्म कर दिया उनका करियर। बट शेल्डन कॉटरेल का उस मैच के बाद से नंबर उठा के देखिए, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज में भी उसने बढ़िया वो किया था। बट जैसे ही ऑक्शन में नाम आएगा शेल्डन कॉटरेल का, अरे नहीं 4 छक्के पड़े थे बस, उनका ऑक्शन में उसके बाद से वो बिके ही नहीं है। तो वही है कि ओवररेटेड मतलब फिल्टर आउट करना पड़ेगा एनालिस्ट को भी, जिनको इतने पैसे मिल रहे हैं, जिनको इतना टाइम मिल रहा है टीम्स के साथ, जिनको 12 महीने, जिनका काम यही है कि आप मैचेस देखो, आप एनालाइज करो। आप जाके सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे प्लेयर्स नहीं उठा सकते, आपको सिचुएशंस भी देखनी पड़ेगी। मतलब आईपीएल की जब अगली जब भी मौका आए, जब ऑक्शन टेबल पर बैठे लोग, तो शुभायन ने 3 बार प्लीज़ कहा है, तो प्लीज़ कम से कम मेरी तरफ से भी एक जोड़ लीजिए और इस बात का ध्यान रखिएगा, बल्कि अनूप की तरफ से भी एक प्लीज़ हो जाए, 5 प्लीज़ हो गए। ये सोच कर लें कि खिलाड़ी ने किस सिचुएशन में क्या किया है, ये एक पॉइंट नहीं होना चाहिए, बल्कि ओवरऑल एक पैकेज के तौर पर खिलाड़ी कैसा है। शुभायन, अगला सवाल जो मेरा आपसे होगा वो ये होगा कि आखिर दिल्ली की टीम
चलिए इस बार की गलती तो हमने निकाल ली, पॉइंट आउट कर लिया कि हाँ जिन प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए था उनको किया नहीं, और जिनको किया उन पर दांव ठीक नहीं लगा। लेकिन 14 साल से, ओवर द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स, क्यों आखिर खिताब नहीं जीत पाई है? इसका जवाब आप सोचिए, याद कीजिए कौन कौन से बड़े खिलाड़ी थे। तब तक ज़रा मैं एक डेटा भी बता देता हूँ। डेटा क्या मतलब, टीम की परफॉर्मेंस बता देता हूँ। दिल्ली की टीम की 2008 में पहला सीज़न शुरू हुआ था आईपीएल, आपको याद होगा। उसके बाद से दिल्ली पहली बार 4th, फिर दूसरे साल 3rd, फिर 5वें पायदान पे रही, फिर 2011 में 10वीं पायदान पे रही, फिर 2012 में 3रे पायदान पर रही, 2013 में 9वें पायदान पर रही, 14 में 8वें पायदान पर रही, 5वें में 7वें पायदान पर रही, 16 में 6ठे पायदान पर रही, 17 में भी 6ठे पायदान पर रही, 18 में 8वें पायदान पर रही। लेकिन उसके बाद 19 से उसकी किस्मत बदलना शुरू हुई, टीम थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने लगी। 2019 में टीम तीसरे पायदान पर थी, 2020 में दूसरे पायदान पर थी, और 2021 जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था इस बातचीत के, उसमें भी तीसरे पायदान पर थी। आज के मैच में अनूप, दिल्ली के फैंस, दिल्ली के प्लेयर्स, दिल्ली के टीम ओनर्स, ऑक्शन टेबल पर जो लोग बैठते हैं वो सब सांसें थाम के देखेंगे, क्योंकि अगर आज मैच जीत गए तब तो फिर भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण रहेगी। आज अगर मैच हार गए तो फिर आप ये सीज़न भी भूल जाइए, और 2022 में भी कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा या कोई स्पॉट उनके लिए सोचना शुरू कर दीजिए। जी, मुझे तो लगता है शायद भूल जाना चाहिए इस सीज़न में, क्योंकि उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय है, बहुत ब्लंडर्स किए हैं। और केकेआर की टीम, सबसे बड़ी बात, केकेआर का कैप्टन कौन है? केकेआर का कैप्टन है श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर को पता है कि किस तरह गेम चलाया जाता है और दिल्ली का गेम किस तरह चलता है, उनकी क्या सोच है, वो किस तरह से गेम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और रिकी पॉन्टिंग के साथ तो काफ़ी समय उन्होंने बिताया है। 2018 में वो कैप्टन बने थे, एंड में जब गौतम गंभीर ने छोड़ा था। देन उसके बाद से उन्होंने किस तरह से टीम को ऊपर तक ले गए, रग रग से वाकिफ़ हैं दिल्ली कैपिटल्स की। तो मुझे लगता है कि केकेआर जो है आज निपटा सकती है दिल्ली को, और दिल्ली को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी जो डिस्कशन किए हैं, शायद लोगों को पता ही चल गया होगा कि उन्होंने कितनी भारी गलतियाँ की हैं इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को छोड़ के। चलिए, अनूप ने तो राइट ऑफ कर दिया। मतलब अब 2022 में भी कोई पायदान दिल्ली के फैंस को सोचनी चाहिए, तो कम से कम टॉप 2 या टॉप 3 में तो नहीं होगी। शुभैन, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, वो तमाम बड़े प्लेयर्स जो इंडियन क्रिकेट के स्टार्स होते थे, उनके साथ आईपीएल का सफर शुरू हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का। उसमें एक से एक बड़े खिलाड़ी आते गए, बहुत सारों का नाम अभी आप मुझे बताएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आपको दिखता क्या है कि क्या, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि दिल्ली के गौतम गंभीर दिल्ली छोड़ के कोलकाता गए, 2 बार उसको चैंपियन बना दिया, लेकिन क्या वजह है? ओवर पूरा अगर आप टीम का आकलन करें दिल्ली की, क्या किस्मत खराब है, क्या कॉम्बिनेशंस खराब हो जाते हैं, क्या हो जाता है कि दिल्ली चैंपियन नहीं बन पाती? सिर्फ गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग नहीं, आंद्रे रसल, मैंने इसीलिए कहा कि नाम आप याद दिलाइए। एबी डिविलियर्स, मतलब अभी जो आईपीएल के मतलब फेसेस है, आप उनको, मतलब मैं सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन करूंगा। दिल्ली कैपिटल्स थी पहले जो, जैसे किंग्स 11 पंजाब ऑपरेट करती थी, आया एक सीजन, प्लेयर्स नहीं चले, बाहर निकालो, चाहे वो जितने भी बड़े प्लेयर हो, जितनी भी रिपुटेशन हो, नहीं चले आप आउट हो। उसी के वजह से मे बी कॉम्बिनेशन नहीं बना पाए। क्योंकि अब दिल्ली कैपिटल्स की भी बात करें, जब रिकी पॉन्टिंग आए, उन्होंने टाइम लिया, एक हाफ सीजन का बस टाइम। एक मिनट के लिए बीच में रुका हूं। पहले ये टीम दिल्ली डेयरडेविल्स के नाम से, बिल्कुल। फिर टीम भी बदल, मतलब ओनर्स भी बदल गए, नाम भी बदल गया, फिर भी किस्मत नहीं बदल रही है। बिल्कुल, मतलब किस्मत तो खैर बदलना चालू ही हुई थी, और जैसे अनूप ने बोला, उसके बाद सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने अपने टीम का। इतनी अच्छी टीम बनाई थी। लास्ट सीजन में मैंने बहुत रेव किया था कि दिल्ली कैपिटल्स का जो कोर ग्रुप है, इंडियन कोर ग्रुप है, वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके कारण चलते ही वो लोग प्लेऑफ में लगातार जा रहे थे लास्ट 2 सीजन से। पहले मैं चले जाऊंगा, मैंने सीधा कंपैरिजन किया दिल्ली डेयरडेविल्स और किंग्स 11 पंजाब का। ऑक्शन में आते थे, प्लेयर्स नहीं चलते थे, नेक्स्ट सीजन आउट, मतलब पूरा कंप्लीट ओवरऑल। तो आप किसी भी प्लेयर्स, चाहे जितने भी बड़े दिग्गज प्लेयर्स खेले उस टीम में, चाहे वो एबी डिविलियर्स हो, आंद्रे रसल हो, उनको भी टाइम चाहिए होता है, एटलीस्ट 6 महीने कि एक टूर्नामेंट गया, हमें पता चल गया कि सारे प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, इस टीम की थॉट प्रोसेस क्या है, टीम्स मैनेजमेंट क्या सोच रही है। अगर आप उसको सोचेंगे, आप घर जाके सोचेंगे कि ये गलती हुई इस सीज़न, हम लोग इसीलिए 8वें पे फिनिश किया, इसीलिए 10वें पे फिनिश किया, तो नेक्स्ट सीज़न जब आप आते हो, आप पूरा एनालाइज करके आते हो कि ये गलतियाँ हुई थी, हमें इस सीज़न वो नहीं दोहरानी। और हम लोग सब बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक का अनकैप्ड प्लेयर है वो। तो पहला जो 10 साल गया दिल्ली डेयरडेविल्स का, वो इसी के चलते खराब हुआ कि आते थे ऑक्शन में, पूरा टीम लीग ओवरऑल कर देते थे। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसे नहीं चलने वाला, तो दिल्ली कैपिटल फिर जब पार्थ जिंदल की पूरी ग्रुप आई, JSW ग्रुप आई, उन्होंने वो किया कि प्रवीण आमरे, रिकी पॉन्टिंग, इसका ये हमारे ब्रेन्स रहेंगे,
साथ साथ गौतम गंभीर को भी, गौतम गंभीर थे बट गौतम गंभीर का फॉर्म बहुत ही खराब चल रहा था, तो गौतम गंभीर ने खुद ही बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा, आप किसी यंगस्टर को दे दीजिए, श्रेयस अय्यर इज अ गुड बेट। तो श्रेयस अय्यर को उन्होंने उठाया, पिक किया, टीम बनाई, नेक्स्ट ऑक्शन में पूरा जो मेगा ऑक्शन था उसमें टीम बनाई, अच्छे अच्छे प्लेयर्स लिए, डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे लिए, उसके चलते उनको फायदा भी मिल रहा था, वो लोग अच्छा प्लेऑफ में जाना। रिकी पॉन्टिंग का एक मैं ट्रेनिंग वीडियो भी देख रहा था इस सीजन, जो उसका रिकी पॉन्टिंग का पहला एड्रेस था टीम को, उन्होंने बोला था कि मैं जब आया था टीम 8वें या 7वें पे फिनिश किया, उसके बाद हम लोग चौथे पे आए, उसके बाद तीसरे पे आए, तो इस सीजन मैं चाहूँगा कि हम लोग ट्रॉफी जीते। बट रिकी पॉन्टिंग शायद एनालाइज भी किया होगा या शायद मोटिवेशन के लिए बोल रहे होंगे, पर अंदर ही अंदर पता होगा उनको भी कि हमने ये ऑप्शन मैसअप किया है, हमको जो प्लेयर्स खरीदने चाहिए थे, जिन पे बड़े बड़े दाव लगाने चाहिए थे, आपने नहीं लगाया। आपने रॉबर्ट पावल पे 4 करोड़ 6 करोड़ खर्चा किया। अगर आपको 4 करोड़ 6 करोड़ रुपए आप एक डोमेस्टिक प्लेयर्स पे देते या 2 करोड़ और ऐड करके आप शाहरुख खान जैसे प्लेयर्स को ले आते, तो आपकी टीम में वो गैप दिखता। आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को जब लाते हो, देखिए आप 4 ओवरसीज प्लेयर्स खिलाएंगे, डेविड वार्नर बिल्कुल श्योर शॉट आपके प्लेइंग 11 में, उसके बाद बिल्कुल बात कौन है, मार्कस स्टोइनिस भी नहीं है इस टीम में, और जो कि आपके फिनिशर नंबर 3 पे इतने वर्सेटाइल प्लेयर है, उनको भी आपने नहीं रखा, तो बहुत सरप्राइजिंग है। तो मैं मानूंगा कि जो पहला हाफ था आईपीएल का 15वां सीजन चल रहा है, पहले के 12 सीजन इन्होंने यही चॉपिंग एंड चेंजिंग की वजह से खराब किया, फिर इन्होंने पटरी पे लाने की कोशिश की, बट फिर मेगा ऑक्शन में इन्होंने फिर पूरा सत्यानाश कर दिया। मतलब ये पूरी 14 साल की कहानी समाप्त करके शुभायन ने बताई। और दिल्ली की किस्मत वैसे भी अजीब है, अगर आप इतिहास के छात्र हैं, नहीं भी हैं, तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली कई बार ऐसे ही उजली है। और उर्दू के बड़े शायर हैं बशीर बद्र, अड्डा है तो एक शेर भी उनका सुनाता चलूँ आपको, जो दिल्ली पर ही है कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। तो ये 14 साल की कहानी दरअसल यही है कि जैसे जैसे सीज़न गए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं लूटता गया। लूटने का मतलब गलतियों से ही है। आज के आईपीएल अड्डा में इतना ही। मेरी, शुभायन और अनूप की तरफ से आप सभी का शुक्रिया।